Hi everyone, this is me Sam and today I'm going to talk about placements. अब हमेशा जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, my first task is to analyze कि ऑनलाइन क्या प्रेजेंट है and online I saw that people were telling what to do and not how to do. So this video I have made कि मैं सब कुछ compile कर पाऊँ, सारे resources, सारे तरीके और ऐसी हर चीज़ जो एक Tier 3 के कॉलेज के बच्चे को हेल्प करे, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेटर डायरेक्शन दे। और ऐसी जो भी चीज़ें जो मैंने खुद मिस करी, बीटेक में करनी चाहिए थी जो मुझे, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने पूरा सब कुछ इसमें लिख के रखा है, तो इसलिए मैं बीच बीच में बहुत बार नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ लिख के रखा है इसमें, ताकि मैं कोई भी अच्छा पॉइंट मिस ना करूँ। तो ठीक है, तो अगर तुम्हें दिख गए तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। तो अब अगर तुम टीयर 2 या 3 में हो, तुम्हारे पास 2 वेज है, ठीक है, प्लेसमेंट्स के लिए 2 वेज है। पहला वे क्या है, तुम मास्टर्स में जा सकते हो, ठीक है, मास्टर्स। दूसरा वे, तुम प्लेसमेंट्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेंगे, एक पूरी डिटेल गाइड होने वाली है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। तो पहला वे है मास्टर्स में जाने का, दूसरा वे है प्लेसमेंट्स के लिए डायरेक्ट बैठने का, तैयारी करने का। अब मास्टर्स के लिए यार तुम्हें गेट देना होगा, ठीक है, गेट दो, किसी अच्छे IIT में जाओ, किसी अच्छे NITs में जाओ और वहाँ से तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अबेंडेंटली तुम्हें प्रेजेंट होगी कंपेयर टू व्हाट यू विल फाइंड फ्रॉम योर Tier 3 कॉलेज या फिर यू विल फाइंड ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनीज तुम्हें हायर करे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कोई भी 1-2 बच्चों को देख के एक डिसीजन मत लेना। एवरेज केसेस को देखोगे तो तुम्हें फ्रॉम द ग्राउंड अप थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड अप ऑन करना होता है। पहले इंटर्नशिप करोगे, फिर थोड़ी बेटर कंपनी में जॉब लोगे, उससे ऊपर जाओगे, ऐसे लेवल अप करते करते तुम फाइनली जो भी कंपनी तुम ड्रीम करते हो वहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो इसलिए जो मास्टर्स का तरीका है थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने पर्सनली मास्टर्स खुद चूज़ किया था कंपेयर टू प्लेसमेंट्स, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो ज़्यादा आसान है एंड आई थिंक इट इज़ ईजियर इफ़ यू हैव द गट, इफ़ यू हैव द विल पावर टू लर्न एंड स्टडी। अब एक और एडवांटेज जो मास्टर चूज़ करने का वो ये है, मान लेते हैं तुम मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, किसी IIT या अच्छे NIT से, तो जो चीज़ अब तुम मास्टर्स या तो 2 या 3 साल की होती है कंपेयर टू द प्रोग्राम यू आर चूजिंग, तो जो चीज़ तुम 2 या 3 साल में अचीव करोगे मास्टर्स करके, वो तुम्हें ऑफ कैंपस रोड के लिए शायद 3 से 5 साल लगा दे या थोड़े से ज़्यादा भी कंपेयर टू हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे आज की जॉब मार्केट में, जहाँ पे सब कुछ क्लैश हो रहा है, इतने सारी जॉब्स आ रही है और सब Tier 1 जॉब्स को प्रेफरेंस दे रही है। जितनी सारी जॉब्स आ रही है वो सब Tier 1 कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो कंसिडरिंग करंट सिनेरियो, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कंपेयर टू द ऑफ कैंपस सिचुएशन। अब तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, तो अगर तुम डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला रूट चूज़ करते हो तो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें करनी होगी। उसके लिए मैंने एक पूरा प्रॉपर तुम्हें स्टेप्स बताना चाहता हूँ। पहला नंबर है ऑब्वियसली एज ऑब्वियस एज इट गेट्स, DSA। अब DSA इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑफ कैंपस। अब ऑफ कैंपस इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी को भी चाहिए कि हम कोई आसानी से बच्चा ढूंढ ले जो कि पहले से आता हो, जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। तो DSA को एज अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया बहुत सारी कंपनीज मानती है टू चूज पीपल हु एक्चुअली कैन बिल्ड लॉजिक्स एंड आर एक्चुअली स्मार्ट। तो ये कॉमन क्राइटेरिया सेट बाय कंपनीज, तो इसलिए DSA हमेशा राउंड होता है। अब DSA से पहले एक और राउंड हो सकता है जो कि कम लोगों ने बताया होगा, वो है एप्टी, ठीक है। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है फॉर सम रीज़न। एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार DSA से पहले एक एप्टी राउंड होता है, उसके बाद DSA राउंड होता है, ठीक है। तो एप्टी पे हमेशा फोकस करना। एप्टी के लिए जो रिसोर्स है वो है अमित खुराना सर, ठीक है, जिसने पुरानी वीडियोस देखी हो जानते होंगे। अमित खुराना सर से तुम एप्टीट्यूड कर सकते हो, उनकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम जाके पूरा एप्टीट्यूड कवर कर सकते हो। जितना भी रिसोर्सेज है सब कुछ मैं लिंक में दे दूंगा, बट यू नीड टू सर्च योर सेल्फ कि तुम्हारे लिए क्या रिसोर्स ज़्यादा सूट कर रहा है। मैं अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज मेंशन कर दूंगा। तो हमने अभी तक DSA की बात करी और एप्टी की बात करी। अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें बोलूँ कि जाओ जाके मेरी ये वाली वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। अब मैंने DSA में पूरी एक डिटेल गाइड बताई है कि कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम वीडियोस के बीच में भटको, इधर उधर शफल करो, तो मैं इधर ही DSA फटाफट कवर कर देता हूँ, ठीक है। DSA करने के लिए तुम्हें स्ट्राइवर की शीट फॉलो करनी है, ठीक है, स्ट्राइवर की शीट। अब उस शीट को फॉलो करने के लिए लोग पूछेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें 20 या 30 मिनट खुद से लगाने हैं, 20 या 30 मिनट। अगर वो क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं होता है तो तुम्हें हिंट्स पे जाना है, जो क्वेश्चन के नीचे होगा लीड कोड वाले लिंक में। अगर हिंट से भी नहीं होता है तो डिस्कशंस पे जाना है, ठीक है। अगर डिस्कशन तक भी नहीं होता है तब तुम्हें जाके उस शीट में जो यूट्यूब लिंक होगा उस पर जाके वो वीडियो देखनी है और फिर तुम्हें सोल्यूशन पता लगेगा एंड वो अप्रोच तुम्हें लिख के रखनी है और नोट्स वगैरह बनाते रहना, ताकि तुम्हारे पास एक ट्रैक हो कि तुमने क्या क्या मिस किया, क्या क्या तुम्हें हार्ड लगता है। तो इन शॉर्ट ये
एक समरी है तुम डीएसए कैसे कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो जाके मेरी वीडियो देख लेना, बट ठीक है, इसमें मैंने सब कवर कर दिया है। अब हमने डीएसए करा, हमने एप्टी करा, ठीक है, एप्टीट्यूड। द थिंग इज, इससे इस तक आने के लिए तुम्हें प्रीवियसली बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है तो। अब ये बहुत सारा काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये जो काम इधर होगा यही तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट कराएगा, यही तुम्हें कंपनीज को कन्विंस करने में हेल्प करेगा कि तुम एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्यों हो, तुम एक बेटर ऑप्शन क्यों हो उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये ग्राउंड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। अब वो चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे को बाद में काफ़ी लेटर रियलाइज़ हुई, जो बीटेक में मुझे पता होनी चाहिए थी फॉर सम रीज़न। अब देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए मैंने तुम्हारे पास फिर से एक पूरी वीडियो बना के रखी है पहले इसी से ही। इन शॉर्ट इधर भी समरी दे देता हूँ, जिसको डिटेल में देखने हो वीडियो देख लेना। तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए डोमेन चूज करना है, ठीक है, एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रियल टाइम एप्लीकेशन हो जिसका, उस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है, एंड दिस इज योर वेरी गुड प्रोजेक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसे तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब इसके अलावा भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो हम एक्चुअली में मिस कर देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी उसमें से एक जो मेरे को लगी काफ़ी यूज़फुल है, वो है रिसर्च पेपर्स, ठीक है। अब रिसर्च पेपर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो एकदम से हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा आसान होती है। रिसर्च पेपर तुम्हारे जो फैकल्टीज़ होते हैं, मेजरली जो बीटेक में फैकल्टीज़ होते हैं, वो पहले से रिसर्च पेपर पे काम कर रहे होते हैं, जो अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं, तो तुम उनको अप्रोच कर सकते हो और उनके साथ उस रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा नाम उधर जुड़े, तुम्हें ऑथर मिले। और तुम्हें अपने फैकल्टी से पहले ही क्लियर रखना पड़ेगा कि क्या तुम्हें वो एज अ ऑथर ऐड करेंगे, और तुम्हें उतना कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा उस पेपर में ताकि तुम ऑथर कहने लायक हो उसके, ठीक है। तो इससे क्या होता है यार, एक तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट जो कि पब्लिश्ड है, वो तुम्हारे रिज्यूमे में होता है, ठीक है। एंड जब तुम उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो तुम काफ़ी कुछ सीखते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो नॉलेज तुम्हें उसी सिमिलर डोमेन के इंटर्नशिप या जॉब प्रोफाइल में काम आएगी, ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने मिस कर दी थी एज अ बीटेक स्टूडेंट, कि मैंने अपने फैकल्टीज़ के अंदर रिसर्च पेपर नहीं लिखे, जो कि मैं कर सकता था, बट मेरे को नहीं पता था उस टाइम, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मेरे को नहीं पता थी वो होता है रिसर्च इंटर्नशिप्स, जो कि आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स के अंडर होती है, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ये सब समर इंटर्नशिप्स निकालते हैं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होती है या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है। तो तुम इनकी एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हो समर्स के टाइम पे, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में, हो अभी चल भी रहा होगा कुछ आईआईटीज़ एनआईटीज़ का, तो तुम वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो और आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स के अंडर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जिससे तुम्हारे पास प्रोजेक्ट भी आएगा, एक आईटी टैग भी आएगा एंड गुड एक्सपीरियंस भी आएगा। तो तुम इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी कुछ लेवरेज कर सकते हो इस जगह से, ठीक है। अब एक और चीज़ जहाँ बच्चे फंस जाते हैं वो है डोमेन चूज़ करना, ठीक है। आज के टाइम में इतने सारे डोमेन्स अवेलेबल है, एआई, सिस्टम्स मतलब हार्डवेयर साइड एंड सॉफ्टवेयर साइड कंबाइंड, रोबोटिक्स, ब्ला 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 ब्ला, मतलब मेजरली एआई सिस्टम्स एंड ऑब्वियसली फुल स्टैक्स एंड ब्ला एक्सेट्रा थिंग्स। सो इतने सारे डोमेन्स हैं, तो तुम चूज़ कैसे करोगे कि तुम्हारे लिए बेटर कौन सा है। तो माई सजेशन इज कि तुम इन सब पे प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा इनमें से सूट कर रहा है, ठीक है। कौन सा तुम्हें एक्साइटिंग लगता है, कौन सा तुम चाहते हो कि तुम फ्यूचर में उस पर काम करो एंड तुम्हें उसमें मजा आता है करने में, ठीक है। मेरे लिए यार, मेरे को जब मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरसेक्शन पे काम करता हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैं देख पाता हूँ कि एक्चुअली वो हार्डवेयर चल कैसे रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसके पीछे है, रोबोटिक साइड ऑफ इट। तो उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था, तो इसलिए मैं सिस्टम साइड गया। तो तुम अपना डोमेन फाइंड करो, उसमें टाइम लग सकता है लेकिन तुम्हें उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है कि कुछ लोग बोलेंगे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, कोई बोलेगा मैं सेकंड में हूँ, कोई बोलेगा थर्ड में, कोई बोलेगा फोर्थ में। अब मैं उसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करूँ, तो मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, जितने भी मैं स्टेप्स या जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तुम चाहे किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में हो, उसको फॉलो करना है तुम्हें। बस द थिंग इज, तुम जितना आगे इस लाइन पे होगे उतना जल्दी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। जितना तुम स्टार्ट में होगे उतना तुम समझ के टाइम लेके कर सकते हो, बट जितना तुम आगे हो रहोगे इस होराइजन के, उतना तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, एज ऑब्वियस एज इट इज। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम कुछ जल्दी से करके तुम प्लेसमेंट हासिल कर लो। पाथ सेम रहेगा, बस टाइम डिफरेंस होगा कि तुम कितनी पहले उसको रियलाइज कर रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सही टाइम पे इंटर्नशिप्स नहीं करते और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्हें कर लेनी चाहिए थी।
मेरे खुद बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इंटर्नशिप सही टाइम पे नहीं करी जब उन्हें मिल रही थी, एंड उन्होंने बाद में रिग्रेट किया क्योंकि उन्हें बाद में फिर जॉब्स और दूसरी इंटर्नशिप्स के लिए डिफिकल्टी हुई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सही टाइम पे करो। जैसे ही तुम्हें लगे तुम्हारे पास कोई स्किल है जिससे तुम अपने आवर्स में पैसे कमा सको, अपने टाइम के बदले पैसे कमा सको, तो जल्दी से जाओ इंटर्न सालस पे इंटर्नशिप ढूंढो, तुम लिंक्डइन पे इंटर्नशिप ढूंढो, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, तो वहाँ पे जाओ इंटर्नशिप ढूंढो। तुम्हें मैंने आईआईटीज़ की इंटर्नशिप के बारे में बताया, लेकिन तुम्हें जाके खुद मेहनत करनी है, खुद रिसोर्सेज सर्च करने हैं, खुद वेबसाइट सर्च करनी है जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, और जल्द से जल्द जाके उसको ग्रैब करना है, ठीक है। वेट मत करना किसी भी चीज़ का, जितना ज़्यादा तुम इंटर्नशिप्स करोगे उतना ज़्यादा तुम एक्सपीरियंस ले पाओगे रियल वर्ल्ड का कि कैसे काम चलता है। अनपेड इंटर्नशिप से दूर रहना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट अनपेड लेबर, वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एंड इफ द कंपनी इज़ वेल रिप्यूटेड, इफ द कंपनी इज़ वेरी ग्रेट, देन यू कैन स्पेंड योर टाइम देयर विदाउट बीइंग पेड, बट आई डोंट रेफर अनपेड इंटर्नशिप्स एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। तुम्हें अच्छी सी इंटर्नशिप्स करनी है, चाहे 6 मंथ्स की हो, चाहे 2 मंथ्स की हो, ठीक है, 4 मंथ्स की हो, इस रेंज में इंटर्नशिप्स करनी है तुम्हें, ठीक है। अब इन इंटर्नशिप से तुम्हारा फायदा ये होता है कि तुम्हें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पता लगता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तुम प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट करते हो, तुम चीज़ें समझते हो, तुम पैसे कमाते हो, और तुम रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करते हो। इतने सारे फायदे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन लेवरेज द इंटर्नशिप्स। अब एक चीज़ जो मैं रिग्रेट करता था वो था हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट ना करना। हैकाथॉन्स, अब देखो बहुत सारी हैकाथॉन्स होती है, बहुत सारी, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी जगहों पे होती है। तुम बीटेक में यहाँ जाओ, अपना एक अच्छा सा सर्कल ढूंढो जहाँ पे लोग एक्चुअली में एंथुसियास्टिक हो, अच्छे सपने देखते हो, अच्छी चीज़ों को प्रीच करते हो, और उनके साथ जाके ग्रुप बनाओ, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, चीज़ें सीखो। क्योंकि हैकाथॉन्स में क्या होता है, तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, तुम्हें सॉल्व करने के लिए देंगे, एंड दिस गेट्स यू रिकॉग्निशन, दिस गेट्स यू नेटवर्किंग, दिस गेट्स यू अ गुड माइंडसेट टू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हैकाथॉन्स में प्लीज़ पार्टिसिपेट करो जितना तुम कर सकते हो। ये मैंने नहीं किया अपने टाइम पे, एंड आई रिग्रेट कि आई शुड हैव डन इट, बट द थिंग इज इतनी सारी चीज़ें जो मैंने मिस करी वो इसलिए था क्योंकि मैं दूसरे गोल की तरफ फोकस था। तो जो लोग प्लेसमेंट्स की तरफ फोकस है वो उनको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, मैंने तुम्हें उसके फ़ायदे बताए। अब हैकाथॉन्स भी बहुत तरह की होती है, तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सी सूटेबल है, तुम्हारा कौन सा डोमेन है, क्या वो हैकाथॉन वेल रिकॉग्नाइज्ड है, क्या वो हैकाथॉन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें डिसाइड करनी है, बट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करो क्योंकि ये चीज़ तुम्हें काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। इसमें तुम्हें बहुत सारे अच्छे नेटवर्क्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोग जो ऑफ कैंपस ग्रैब करते हैं टीयर 3 टीयर 2 से, जो ऑफ कैंपस टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 टीयर 2 जहाँ से भी वो ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, हैकाथॉन्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं उधर, बहुत सारी कंपनीज होती है उधर जो कि एक्चुअली में स्काउट कर रही होती है टैलेंट को, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑफ कैंपस ऑफर्स होते हैं वो हैकाथॉन्स पे दिए जाते हैं। बहुत सारे अच्छे नेटवर्क्स जो कि तुम्हें बाद में काम आते हैं रेफरल्स के लिए, वो वहाँ पे मिलते हैं। तो प्लीज़ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। और नेटवर्किंग की बात रही तो वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें नेटवर्क करना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि कौन लोग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे अच्छे से बात करो, जो भी तुमसे ज़्यादा जानता हो उससे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि तुम्हें प्लेसमेंट्स में हेल्प करता है वो है नेटवर्किंग, ठीक है। तो नेटवर्किंग पे ध्यान दो, ये तुम्हें काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। लिंक्डइन पे जाओ, नेटवर्क्स बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डालो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बोलना चाहूँगा वो है पब्लिक शोकेस। पब्लिक शोकेस, अब व्हाट आई मीन बाय पब्लिक शोकेसेस, तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव करोगे, तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, बट ये मुझे कैसे पता? मैं तुम्हारा रिज्यूमे थोड़ी देखूंगा हर बार जानने के लिए कि तुमने क्या क्या अचीव किया है। मैं तुम्हारे पब्लिक प्रोफाइल्स पे जाऊंगा। अब पब्लिक प्रोफाइल्स एज अ स्टूडेंट क्या क्या हो सकती है? लिंक्डइन, गिटहब, ठीक है, ये दो सबसे मेन प्रोफाइल्स है। तो इसको तुम्हें अच्छे से मेंटेन करना है। गिटहब पे जाओ, अपने सारे प्रोजेक्ट्स डालो, सारे उसके लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ अच्छे से। लिंक्डइन पे जाओ, पोस्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि तुम पोस्ट फ्लड कर रहे हो, जो तुमने एक्चुअली में कंट्रीब्यूट किया है वो पोस्ट करो, ठीक है, और जाके उधर शोकेस करो अपने टैलेंट को, अपने प्रोजेक्ट्स को, ओके। तो पब्लिक शोकेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मिस आउट कर देते हैं काफ़ी बच्चे। वो चीज़ें अच्छी बनाएंगे बट उसको दिखाएंगे ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं लगता है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बोलना चाहूँगा वो है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट इन माई बीटेक। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जो मैं इंटरेस्टेड था करने में काफ़ी ज़्यादा, और अब मैं कर रहा हूँ स्टेज पे आके। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं यार? पहली बात तो ये फॉस करके तुमने एक टर्म सुनी होगी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब जो फॉस होता है
उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स जो होते हैं वो या तो बगी हो सकते हैं, या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हो सकती है, या फिर ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इधर मिसिंग होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे डेबियन, उबुंटू, बहुत सारे, ठीक है, जिनोम, बहुत सारे, यूबूट, बहुत सारे ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए लोगों ने जो कि ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज, क्योंकि वो ओपन सोर्स होते हैं, वो बहुत छोटी टीम्स मैनेज करती है, ठीक है। एंड उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अकेले कर पाए, तो दे नीड पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द प्रोजेक्ट, राइट। सो उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तुम एक अच्छे मेंबर बन सकते हो। जैसे अब नोट जेएस की बात करते हैं, जब नोट जेएस बिल्ड हो रहा था तो कुछ लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोगों ने उसको, ये एग्जांपल है, कुछ लोगों ने मान लो उसको कंट्रीब्यूट किया, तो तुम गोइंग फॉरवर्ड अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि यू वर वन ऑफ द मेजर या वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स इन राइटिंग द कोड फॉर नोट जेएस, ठीक है। तो ऐसी अचीवमेंट्स माइट लुक स्मॉल ऑन द पेपर, बट उससे तुम काफी ज्यादा कुछ सीखोगे एंड तुम उसको काफी ज्यादा लेवरेज कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। फॉर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मान लो तुम कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उसमें तुम्हें अगर कोई बग दिखे, तुम्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग दिखे, तुम उसको बना सकते हो। गिटहब पे जाओ, उसके कंट्रीब्यूशन सेक्शन में जाओ, वहाँ पे हमेशा मेजर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कंट्रीब्यूशन सेक्शन होता है, वो पढ़ो कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड तुम उसको फॉलो करके उधर कंट्रीब्यूट करो, ताकि पहली बात वो सॉफ्टवेयर बेहतर हो, दूसरी बात तुम कुछ सीखो, तीसरी बात जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही थी, जो उधर नहीं थी, वो तुमने खुद ही ठीक कर दी। तो हाउ कूल इज दैट। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हमेशा आगे जाओ ताकि तुम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाओ। अब इसके लिए एक और अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग एप्लीकेशंस लेते हैं, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस, ठीक है। ये अपनी साइट पे जाएंगे, इनकी साइट पे जब तुम जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो इनकी साइट पे तुम्हें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रपोज करती है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रपोज करती है। अलग अलग डोमेन्स में हो सकती है वो ऑर्गेनाइजेशंस, AI में, सिस्टम्स में, OS में, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तुम वहाँ पे जाना, ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना, एंड तुम देखना कि तुम कितने कैपेबल हो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड उसके हिसाब से तुम अप्लाई करना GSOC में। अब GSOC की एप्लीकेशन बहुत सून खुलने वाली है, तो जाके इंटरनेट पे चेक कर लेना कि वो कब खुलने वाली है, अप्लाई कर देना। 15 मार्च अराउंड के कुछ उसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है, तो जल्दी जाना और उधर अप्लाई करना ताकि तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर पाओ। वहाँ पे जाना, एप्लीकेशन सबमिट करना, फिर वहाँ के मेंटर्स रिव्यू करेंगे क्या तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है और क्या तुम उनके साथ काम कर सकते हो। फिर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, डेबियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर तुम्हें सिखाएंगे काम, एंड तुम उनके साथ डेबियन या उनके कंपनी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो तुम्हें काफ़ी लेटर स्टेज पे रियलाइज़ होगी। तो तुम जा सकते हो, और पुराने प्रोजेक्ट्स जैसे GSOC 2005 से हो रहा है, तो ऐसे 20 साल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों ने किया है। तुम जाकर देख सकते हो कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, क्या लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उधर, और तुम इससे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में स्टेप कर सकते हो, एंड अपने लिए काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, और अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बताई, DSA कैसे करें, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, नेटवर्किंग कैसे करें, हैकाथॉन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद सबसे मेजर चीज़ जो कि उस ग्राउंड पे बची है जहाँ से तुम DSA तक पहुँचे थे OS के लिए, OS मतलब ऑनलाइन असेसमेंट, उस ग्राउंड की मेजर चीज़ है रेज्यूमे, ठीक है। अब रेज्यूमे बिल्ड करना अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। थोड़े से मैं तुम्हें टेम्पलेट्स नीचे प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन टेम्पलेट्स पे जाओ। तुम ऑनलाइन जाओगे, तुम रेडिट पे जाओगे, तुम्हें बहुत सारे डेवलपर्स के रेज्यूमे दिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाओ, अपने डोमेन के हिसाब से उनके रेज्यूमेस देखो कि वो एक्चुअली में क्या मेंशन करते हैं, किस लेवल पे मेंशन करते हैं, है ना। और वहाँ पे जाके उस हिसाब से रेज्यूमे बनाओ क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन को फिट हो, एंड उस रेज्यूमे से तुम अप्लाई करो कंपनीज में, ठीक है। और ये तुम्हें हमेशा रिपीटेडली करते रहना जब तक तुम्हारे पास कोई कंपनीज के रिस्पॉन्स नहीं आते, कोई कंपनीज का कॉल बैक नहीं आता है, और तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना है। सबसे मेन पॉइंट यही रहता है, हमेशा मैं हर बार बोलता हूँ, गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ें एक इंस्टेंट में नहीं होती, दिस इज़ नॉट वन टाइम लक, दिस टेक्स टाइम, और इसको करने के लिए तुम्हें अच्छी विल पावर चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने इस वीडियो में बताई है करोगे, तो आई कैन गारंटी यू दैट कि तुम्हें ऑफकोर्स प्लेसमेंट्स मिलेगी, या तुम्हें ऑफकोर्स एक बेटर पोजीशन मिलेगी जहाँ पे तुम करेंटली हो। आई कैन गारंटी, अगर ये सिंसियरली होता है तो ये ऐसा चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो प्लीज़ इन सबको करो, और अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है मैंने कुछ मिस किया तो मेरे को बता देना, एंड
I have covered everything which is needed for a BTech student to land a job or internship or even get better at his skills, his or her skills. प्लीज़ इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक लर्निंग माइंडसेट के साथ देखना और काफ़ी कुछ चीज़ें इधर से सीख के निकलना। और बाकी जितनी भी वीडियोस है जिसका मैंने इधर शॉर्ट समरीज दी है वो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके उन्हें देख लेना और हमेशा सीखते रहना। बाय।